नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी मित्र। आपके अपने YouTube चैनल एक नई पहल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में भारतीय इतिहास के बारे में बात की थी और एक बार मैं वापस आपको रिवाइज़ करवा देता हूं। इसके बाद हम वापस आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, इनके क्रम के बारे में पढ़ा था कि ये क्रम अनुसार कब भारत आते हैं। और सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों, जो पुर्तगाली आते थे वो 1498 में भारत आए हैं। और उसके बाद में डच आते हैं, उसके बाद में अंग्रेज़ आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और उसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। देखिए दोस्तों, जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई, इससे पहले दोस्तों यूरोप और भारत के बीच में व्यापार होता था। वो दोस्तों किससे होता था, स्थल द्वारा होता था। लेकिन वो किसी कारणवश अवरोध हो जाता है और वो कारण था दोस्तों, जो एक शहर था पूर्वी यूरोप का, कस्तूनतूनिया, और उस कस्तूनतूनिया शहर पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद वो जो स्थल मार्ग था वो अवरोध हो जाता है और यूरोप भौगोलिक खोजों के लिए क्या होता है दोस्तों, बाध्यकारी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, बार्थोलोमीडास एक व्यक्ति थे, बार्थोलोडिमियाज, और बार्थोलोडिमियाज अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंचते हैं। उसके बाद 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए आते हैं। पहुंच कहाँ जाते हैं दोस्तों, अमेरिका, और उसी दिन से अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में बात करें दोस्तों, 1498 की, एक पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा, वो भारत आते हैं भारत की खोज के लिए। और वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। कालीकट पड़ता है दोस्तों कहाँ, केरल में। और उनका जो स्वागत है दोस्तों वो कौन करता है, जेमोरिन, और जेमोरिन ये क्या दोस्तों, उपाधि है। इसके बाद में 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज है, वो आते हैं, पुर्तगाली नाविक थे ये भी। और 1502 में पूर्ण भारत कौन आता है दोस्तों, वास्को डी गामा, और कोचीन के राजा के साथ मित्रता स्थापित करते हैं और भारत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, जो पुर्तगालियों के प्रथम क्या थे दोस्तों, गवर्नर थे। शांत जल नीति अपनाई थी। शांत जल नीति क्या थी दोस्तों, शांत जल नीति के तहत जो अंग्रेज़ थे वो अपने जो समुद्री व्यापार पर क्या करेंगे दोस्तों, नियंत्रण करेंगे और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अल्बुकर्क के बारे में पढ़े हैं। अल्बुकर्क दोस्तों जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उन्होंने शांत जल नीति का परित्याग किया, शांत जल नीति को समाप्त कर दिया। इन्होंने 1510 में गुजरात के सुल्तान थे, गुजरात के सुल्तान का नाम था दोस्तों यूसुफ आदिल शाह। इनकी एक सेना थी बहमनी, और इस बहमनी सेना को पराजित कर गोवा पर अधिकार किसने किया दोस्तों, अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क के काल में ही दोस्तों, इसके समय ही इन्होंने जो पुर्तगाली थे दोस्तों, इन पुर्तगालियों के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का क्या दिया दोस्तों, विवाह करने की अनुमति थी, जिससे वे अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। और इन्होंने ही भारत में सती प्रथा को समाप्त किया, अल्बुकर्क ने। और कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के क्या थे दोस्तों, शासक थे, और कृष्णदेव राय से मित्रता स्थापित करके इन्हें भटकल के किले को जीता, भटकल के किले को प्राप्त किया। इसके बाद आपको दोस्तों 1530 में एक व्यक्ति आता दोस्तों, नीनो डी कुल्ला, और नीनी डी कुल्ला ने 1530 में गोवा को औपचारिक राजधानी बनाई। और इनसे वार्तालाप करते हुए गुजरात के शासक थे दोस्तों बहादुर शाह, इनके समुद्र में डूबने से क्या हो जाती दोस्तों, मृत्यु हो जाती। इसके बाद हमने पढ़ा कि दोस्तों भारत में व्यापार करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति वह भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों को ने दोस्तों भारत में छापेखाने की स्थापना की थी, 1556 में गोवा में की थी छापेखाने की स्थापना। उसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत में तंबाकू खेती का श्रेय किन्हें जाता है दोस्तों, पुर्तगालियों को जाता है कि सर्वप्रथम भारत में तंबाकू की खेती किसने की थी दोस्तों, पुर्तगालियों ने की थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, और सती प्रथा का विरोध किसने किया, समाप्त किसने की सती प्रथा, पुर्तगालियों ने। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं। हमने आज तक जो कल पढ़ा था, कल के क्लास में वापस रिवाइज कर लिया है ताकि आपको याद रहें। अब देखिए दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों का एक क्या होता था, समुद्री साम्राज्य होता था दोस्तों। पुर्तगालियों का क्या होता था दोस्तों, एक समुद्री साम्राज्य होता था पुर्तगालियों का।
क्या होता था दोस्तों? समुद्री साम्राज्य। पुर्तगालियों का क्या होता था दोस्तों? समुद्री, और पुर्तगालियों का समुद्री साम्राज्य होता था दोस्तों। पुर्तगालियों का समुद्री साम्राज्य। और इस पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को दोस्तों पुर्तगाली एस्तादो इंडिया कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे दोस्तों? एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था, या एस्तादो द इंडिया कहते थे। कौन कहते थे दोस्तों? पुर्तगाली। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा जो पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य होता है, इस समुद्री साम्राज्य को पुर्तगाली क्या कहते थे दोस्तों? एस्तादो द इंडिया कहते थे। देखिए दोस्तों, एक व्यवस्था आती है दोस्तों, व्यवस्था का नाम है दोस्तों कार्टेज आर्मीडा काफिला व्यवस्था। और दोस्तों इस कार्टेज अल्मीडा काफिला व्यवस्था, इस कार्टेज अल्मीडा काफिला व्यवस्था के तहत दोस्तों जो पुर्तगाली थे, यह पुर्तगाली दोस्तों जो समुद्री व्यापार था, क्या था दोस्तों? समुद्री व्यापार। इस समुद्री व्यापार पर क्या करते थे दोस्तों? नियंत्रण स्थापित करते थे। और इस समुद्री व्यापार, जो समुद्री दोस्तों व्यापार था, इस पर नियंत्रण स्थापित कौन करते थे दोस्तों? पुर्तगाली। क्या करते थे दोस्तों? नियंत्रण स्थापित करते थे। कौन करते थे दोस्तों? पुर्तगाली। और इन पर नियंत्रण स्थापित करके पुर्तगाली ने अपने आप को क्या कहा दोस्तों? सागर का स्वामी कहा। क्या कहा दोस्तों? पुर्तगालियों ने अपने आप को क्या कहा दोस्तों? सागर का स्वामी। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर का स्वामी कहा? तो कौन सी व्यवस्था है दोस्तों? कार्टेज अल्मीडा काफिला व्यवस्था। देखिए दोस्तों, हमने 2-3 बातें पढ़ी। पहली, पुर्तगाली थे दोस्तों, इन पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य होता था, इन्हें ये क्या कहते थे दोस्तों? एस्तादो दी इंडिया। क्या कहते थे दोस्तों? एस्तादो दी इंडिया। इसके बाद में एक व्यवस्था आती है और उस व्यवस्था का नाम है दोस्तों कार्टेज अल्मीडा काफिला व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत समुद्री जो व्यापार था, इस पर नियंत्रण स्थापित करके अपने आप को क्या कहा दोस्तों? सागर का स्वामी। किसने कहा दोस्तों? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली अपने आप को क्या कहते हैं? सागर का स्वामी। देखिए दोस्तों, हम साथ के साथ इन्हें नोट करते चलें और अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा दोस्तों कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी के नाम से एक व्यवस्था और आती है दोस्तों, कार्टेज अल्मीडा। वो अल्मीडा थी, ये क्या थी दोस्तों? आर्मीडा क्या थी दोस्तों? कार्टेज अल्मीडा। मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ जो आपको समझ में आए। आर्मीडा, कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था। अब इस व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था है, इससे तात्पर्य ये है कि देखिए दोस्तों, भारतीयों व अरबियों को दोस्तों अरब सागर में अपने जहाज़ों से क्या दोस्तों? अपने जहाज़ों से व्यापार करने हेतु, क्या करने हेतु दोस्तों? व्यापार करने हेतु क्या करते थे दोस्तों? शुल्क अदा करते थे दोस्तों। क्या करते थे दोस्तों? शुल्क अदा करते थे। कौन करते थे दोस्तों? पुर्तगाली अदा करते थे। और ये शुल्क अदा करके जो पुर्तगाली थे, ये अरबियों व भारतीय जो जहाज़ थे उनको क्या करते थे दोस्तों? लाइसेंस देते थे। लाइसेंस, या जिसे हम परमिट कह सकते हैं, लाइसेंस, या जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? परमिट। और परमिट क्या करते थे दोस्तों? प्राप्त करते थे या भारतीयों को देते थे, भारतीय या अरबी जहाज़ों को। देखिए दोस्तों, हम एक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। व्यवस्था का नाम क्या है दोस्तों? कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों जो भारतीय और अरबी जहाज़ हैं,
इन जहाज़ों को दोस्तों शुल्क अदा करते थे पुर्तगाली, और शुल्क अदा करके उनको एक लाइसेंस या परमिट प्राप्त कर देते थे। और ये लाइसेंस या परमिट देते थे किनको दोस्तों? भारतीय या अरबियों को। कौन देते थे दोस्तों? पुर्तगाली। हमने पढ़ा दोस्तों एक व्यवस्था का नाम क्या है? कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों भारतीय वे जो अरबी जहाज़ हैं, इन अरबी जहाज़ों को दोस्तों शुल्क अदा करते थे कौन? पुर्तगाली, और उन्हें लाइसेंस या परमिट देते थे। कौन देते थे दोस्तों? पुर्तगाली। अब दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं, हमने पढ़ा था दोस्तों काफिला। आप भी जानते हैं दोस्तों काफिला क्या होता है। बोलते हैं ना कि इनका कितना काफिले था, उनका कितना काफिला था। काफिले का मतलब होता है एक जहाजी बेड़े। यहाँ पर दोस्तों काफिले का अर्थ क्या है? एक जहाजी बेड़े से, जहाजी बेड़े से। और वो जहाजी बेड़ा क्या था दोस्तों, इसके बारे में पढ़े, जहाजी बेड़े से। देखिए दोस्तों, जब भारतीय व्यापारी, भारतीय या अरबी व्यापारी दोस्तों समुद्र से जाते थे। किससे जाते थे दोस्तों? ये समुद्री मार्ग था, और समुद्र से जाते थे कौन दोस्तों? भारतीय या अरबी व्यापारी। ये समुद्र से जाते थे दोस्तों। तो इसके साथ साथ, इनके साथ दोस्तों, भारतीयों और अरबियों के साथ दोस्तों पुर्तगालियों का क्या चलता था? एक जहाजी बेड़ा साथ साथ चलता था। पुर्तगालियों का दोस्तों क्या चलता था? एक जहाजी बेड़ा चलता था, जहाजी बेड़ा। और ये जहाजी बेड़ा किन के साथ चलता था दोस्तों? भारतीय व अरबियों के साथ चलता था। और दोस्तों ये जो काफिला चलता था किनका? पुर्तगालियों का। किन के साथ? भारतीयों व अरबियों के साथ। इनका उद्देश्य था, इनके दो कारण थे। देखिए दोस्तों, इनके कारणों के बारे में पढ़ें कि दोस्तों ये काफिला था पुर्तगालियों का, ये इनके साथ क्यों चलता था? भारतीय और अरबी व्यापारियों के साथ क्यों चलता था? इनके बारे में पढ़े दोस्तों, इनके साथ क्यों चलता था? इनके साथ क्यों चलता था? देखिए दोस्तों, ये क्या कि दोस्तों पहला कारण तो इनका ये था, इनका पहला उद्देश्य ये था। पहला उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसके बारे में पढ़ें कि जो ये चल जाते थे, इन्हें जो अरबी, और दूसरे कौन थे दोस्तों? भारतीय व्यापारी। ये समुद्र से जाते थे, अरबी और भारतीय व्यापारी दोस्तों ये जाते थे दोस्तों समुद्र से। और समुद्र से जाने के कारण दोस्तों इनको खतरा रहता था। किनका? इनको खतरा रहता था दोस्तों समुद्री डाकुओं का। किनका रहता था दोस्तों? समुद्री डाकुओं का। और इन समुद्री जो डाकुओं से बचाने के लिए दोस्तों, इन डाकुओं से बचाने के लिए दोस्तों अरबी व भारतीयों के साथ किनका बेड़ा चलता था दोस्तों? पुर्तगालियों। और ये पुर्तगाली भारतीय और अरबियों के साथ साथ समुद्र से चलते थे, समुद्र से जाते थे। कौन दोस्तों? पुर्तगाली। क्यों जाते थे दोस्तों? समुद्री जो डाकू थे ये कहीं लूटपाट ना लें, इसी कारण दोस्तों जो पुर्तगाली थे वो अरबी व भारतीय जो व्यापारी थे इनके साथ साथ समुद्र में चलते थे। दूसरा कारण के बारे में पढ़े। देखिए दोस्तों, इसका दूसरा कारण क्या है दोस्तों? आप साथ के साथ नोट करते चलें इनको। इसके दूसरे कारण के बारे में पढ़ें तो दूसरा कारण था दोस्तों कि ये देखते थे कौन दोस्तों? पुर्तगाली ये निश्चित करते थे, और ये पुर्तगाली निश्चित करते थे दोस्तों क्या? कि जो ये व्यापार हो रहा है ये कहीं पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर तो नहीं हो रहा, पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर तो नहीं हो रहा। ये कौन करते थे दोस्तों? पुर्तगाली देखते थे कि जो अरबी व भारतीय जो व्यापार कर रहे हैं ये कहीं पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर तो नहीं कर रहे। अगर करते हैं तो इन्हें दोषी माना जाता है, और दोषी मानकर इनको बहुत खतरनाक क्या देते थे दोस्तों? दंड देते थे। क्या देते थे दोस्तों? दंड देते थे। क्या देते थे दोस्तों? दंड। कौन देते थे दोस्तों? पुर्तगाली। अगर ये पाए गए क्या दोस्तों कि भारतीय जो और अरबी जो व्यापारी थे, अगर ये पुर्तगाली क्षेत्र से अगर बाहर व्यापार करते हैं तो इन्हें क्या दोषी माना जाता है, और दोषी मानकर इनको क्या देते थे दोस्तों?
भारी दंड देते थे। कौन देते थे दोस्तों? पुर्तगाली। देखिए दोस्तों, हमने 2 कारण पढ़ा। पहला कारण क्या पढ़े थे दोस्तों? इनका साथ साथ इनका जो बेड़ा चलता था, काफिला चलता था भारतीय व अरबी व्यापारियों के साथ साथ, इनके कारण थे 2। पहला कारण तो ये था दोस्तों कि जब ये समुद्र से जाएंगे, कौन? अरबी व भारतीय व्यापारी, तो इनको लूटने का खतरा रहेगा। समुद्री जो डाकू हैं वो उनके साथ लूट खसोट कर सकते हैं। इस कारण दोस्तों इनका बेड़ा साथ साथ चलता था, किनके साथ? अरबी व भारतीयों के साथ। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इनका जो दूसरा उद्देश्य था वो था कि जो भारतीय व अरबी व्यापार कर रहे हैं समुद्र से, ये कहीं पुर्तगाल के क्षेत्र से बाहर तो व्यापार नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं, ये अगर बाहर व्यापार करते हैं पुर्तगाल के क्षेत्र से, तो इन्हें भारी दंड का क्या था दोस्तों? प्रावधान था, या इन्हें दोषी मानकर बहुत भारी क्या देते थे दोस्तों? दंड देते थे। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब पढ़ेंगे दोस्तों डचों के बारे में। हमने दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं दोस्तों डचों के बारे में। डच, और दोस्तों इन डचों को दोस्तों हम नीदरलैंड निवासी भी कह सकते हैं। नीदरलैंड क्या कह सकते हैं दोस्तों? नीदरलैंड निवासी। और इन्हें हम हॉलैंड निवासी भी कह सकते हैं दोस्तों। हॉलैंड निवासी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? डच थे, इन डचों को हम नीदरलैंड निवासी भी कह सकते हैं, हॉलैंड निवासी भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, डच भारत में कब आए? 1605 में। कब आए दोस्तों? 1605 में। कंपनी की स्थापना कब की थी दोस्तों इन्होंने? कंपनी की स्थापना कर दी थी दोस्तों इन्होंने 1602 में ही। 1602 में कंपनी की स्थापना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो अंग्रेज़ थे, इन अंग्रेज़ों ने तो कंपनी की स्थापना कब कर दी थी दोस्तों? आपको पता होगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कर दी थी। लेकिन कंपनी की स्थापना तो दोस्तों 2 साल बाद में की। लेकिन दोस्तों जो ये डच हैं, ये 1605 में आ गए थे व्यापार करने के लिए। और दोस्तों जो अंग्रेज़ थे ये 1608 में आए थे। तो अंग्रेज़ों से पहले हम किन को पढ़ते हैं? डचों को पढ़ते हैं कि डच भारत में पहले आए। कंपनी की स्थापना जरूर 2 साल लेट हुई, लेकिन पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से 1605 में कौन आ गए थे दोस्तों? डच। और देखिए दोस्तों 1610 में, 1610 में दोस्तों एक राजा थे, चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी के राजा थे दोस्तों कौन? नाम नहीं दे रखा। चंद्रगिरी के राजा से क्या करते हैं दोस्तों? इन्होंने संधि करते हैं, चंद्रगिरी के राजा से संधि करते हैं। कौन दोस्तों? डच। और संधि करके दोस्तों वहाँ पर एक व्यापारिक कोटि की क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना करते हैं। व्यापारिक कोटि की क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना। कौन करते हैं दोस्तों? डच। और व्यापारिक कोटि की स्थापना करते हैं या फैक्ट्री की स्थापना करते हैं दोस्तों? किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों? फैक्ट्री। कौन करते हैं दोस्तों? डच। और वहाँ पर दोस्तों फैक्ट्री स्थापना करके सोने के क्या चलाते हैं दोस्तों? सिक्के चलाते हैं। सोने के क्या चलाते हैं दोस्तों? सिक्के। और सोने के सिक्के चलाते हैं कौन दोस्तों? सोने के सिक्के कौन चलाते हैं दोस्तों? डच। और इन सोने के सिक्कों को दोस्तों क्या कहा जाता था? पेगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? पेगोडा कहा जाता। सवाल आएगा, डचों ने जो सिक्के चलाए हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? पेगोडा। सोने के सिक्के चलाए उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? पेगोडा। देखिए दोस्तों, डच आए, डच दोस्तों नीदरलैंड निवासी या हॉलैंड निवासी थे। 1605 में अपनी कंपनी की क्या करते हैं दोस्तों? 1605 में आते हैं, कंपनी की स्थापना 1602 में करते हैं। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं, कंपनी की स्थापना 1605 में करते हैं। संपूर्ण रूप से 1608 में आते हैं। 1610 की बात करें, चंद्रगिरी के राजा थे, चंद्रगिरी के राजा के साथ दोस्तों संधि करते हैं कौन? डच। और संधि करके दोस्तों वहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। और फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद वहाँ कहाँ चलाते हैं दोस्तों? सोने के सिक्के चलाते हैं। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता दोस्तों? पेगोडा कहा जाता था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेगोडा वाला, कि सोने के सिक्के डचों ने चलाए थे, उनको क्या कहा जाता था? पेगोडा कहा जाता था। पेगोडा के नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ा दोस्तों जो डच थे वो नीदरलैंड निवासी थे, हॉलैंड निवासी थे। 1605 में भारत में व्यापार करने आते हैं, कंपनी की स्थापना कर देते हैं 1602 में। और अंग्रेज़ आते हैं 1600 ईस्वी में, कंपनी की स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर को। और संपूर्ण रूप से 1608 में आते हैं, सोने के सिक्के जारी करते हैं दोस्तों। चंद्रगिरी के राजा से संधि करके कौन करते हैं दोस्तों? डच। और उन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पेगोडा के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों जो डच हैं, इन डचों ने दोस्तों भारत में जो सूती वस्त्र होते थे, भारतीय जो सूती वस्त्र होते थे, भारतीय सूती वस्त्र, और इन भारतीय सूती जो वस्त्र होते थे, इन भारतीय सूती वस्त्रों को और भारतीय सूती वस्त्रों को दोस्तों निर्यात की वस्तु बनाया।
किन्होंने बनाया दोस्तों निर्यात की वस्तु, निर्यात की क्या बनाया दोस्तों वस्तु, वस्त्रों को क्या बनाया दोस्तों निर्यात की क्या बनाया वस्तु बनाई, कौन बनाया दोस्तों डच। देखिए दोस्तों डच भारतीय जो सूती वस्त्र होते थे उनको निर्यात की वस्तु बनाया। इनमें कई देशों में इनका क्या होता था दोस्तों सूती वस्त्रों का निर्यात होता था। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं 1759 की। 1759 में दोस्तों अंग्रेज़ों और किन के बीच युद्ध होता है, अंग्रेज़ों और डचों के बीच क्या होता है दोस्तों युद्ध होता है। 1759 में अंग्रेज़ों व डचों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में दोस्तों इस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों वेदेरा का युद्ध, और इसे हम कह सकते हैं दोस्तों वेडेरा का युद्ध। वेडेरा का युद्ध या वेदेरा का युद्ध हुआ 1759 में और 1759 में युद्ध होता है। और इस युद्ध होने के बाद दोस्तों जो डचों का जो व्यापार था वो भारत में समाप्त हो जाता है, या डचों को क्या कर दिया दोस्तों भारत से इनको दोस्तों निर्वासित कर दिया जाता है, इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, निर्वासित। देखिए दोस्तों डच भारतीय दोस्तों जो सूती वस्त्र होते थे क्या होते थे दोस्तों भारतीय सूती वस्त्र, और भारतीय सूती वस्त्रों को दोस्तों दूसरे देशों में निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किया जाता है डचों को। और 1759 में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध होता है, युद्ध का नाम है दोस्तों वेदेरा का युद्ध या वेडेरा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद दोस्तों डचों को भारत में से अंग्रेज़ क्या करते हैं निर्वासित कर देते हैं या बाहर भेज देते हैं, इनसे बाहर निकाल देते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ कब भारत आए, कब इन्होंने व्यापारिक कोटि की स्थापना की। देखिए दोस्तों अंग्रेज देखिए दोस्तों अंग्रेज़ भारत में आने वाले तीसरी यूरोपीय कंपनी थी कौन दोस्तों अंग्रेज़। पहली कौन थी पुर्तगाली, दूसरे कौन थे हमने पहले पढ़ा डच, और ये तीसरी क्या थी दोस्तों यूरोपीय कंपनी थी। यूरोपीय कंपनी कौन थी दोस्तों अंग्रेज़। और दोस्तों ये अंग्रेज़ आते हैं 1600 ईस्वी में। तो दोस्तों 31 दिसंबर की बात करें और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दोस्तों कंपनी की क्या करते हैं दोस्तों स्थापना करते हैं और पूर्ण रूप से भारत में व्यापार करने आते हैं दोस्तों 1608 में। कंपनी की स्थापना कब करते हैं दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और संपूर्ण रूप से व्यापार करने कब आते हैं 1608 में। और दोस्तों ये किन की अनुमति से आते हैं और अनुमति लेते हैं दोस्तों महारानी एलिजाबेथ की, और महारानी एलिजाबेथ की अनुमति लेकर ये क्या करते हैं दोस्तों पूर्वी देशों के साथ एलिजाबेथ की अनुमति लेकर दोस्तों ये क्या इनका उद्देश्य क्या था, पूर्वी देशों के साथ क्या करते थे दोस्तों ये व्यापार करने का इनका क्या था दोस्तों उद्देश्य था। किन का था दोस्तों अंग्रेज़ों का। देखिए दोस्तों हमने 3-4 बातें पढ़ी। तीसरी यूरोपीय कंपनी थी भारत में व्यापार करने वाली। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में संपूर्ण रूप से भारत में व्यापार करने आते हैं। अनुमति लेते हैं दोस्तों महारानी एलिजाबेथ थे, और ये इनका जो उद्देश्य था भारत में आने का कंपनी की स्थापना करने का वो क्या था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों हॉकिंस के बारे में। जो पहले अंग्रेज़ थे दोस्तों वो आते हैं भारत में हॉकिंस। कौन आते हैं दोस्तों हॉकिंस आते हैं दोस्तों, और ये हॉकिंस भारत में आते हैं और ये अकबर के नाम का, किसका नाम का दोस्तों अकबर के नाम का लेटर पैड LETTER लेटर पैड बनवा कर कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों अजमेर पहुँचते हैं। किन के पास दोस्तों जहांगीर के पास। किन के पास पहुँचते हैं दोस्तों जहांगीर के पास पहुँचते हैं और जहांगीर के पास पहुँचते हैं कौन पहुँचते हैं दोस्तों हॉकिंस, और हॉकिंस पहुँचते हैं जहांगीर के पास। किन का लेटर पैड बनवा कर अकबर का, और अकबर का लेटर पैड बना के जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं कौन दोस्तों कौन हॉकिंस। और हॉकिंस को मना कर देते हैं दोस्तों व्यापार करने से, और इन्हें व्यापारिक कोटि की स्थापना करने से मना कौन कर देता है दोस्तों जहांगीर कर देता है दोस्तों किनको हॉकिंस को। और दोस्तों जो ये हॉकिंस है ये हॉकिंस 2 भाषाओं का ज्ञाता था, एक तो तुर्की भाषा का
कौन सी भाषा दोस्तों? तुर्की भाषा। और दूसरी भाषा थी दोस्तों तुर्की या अरबी भाषा। तुर्की व अरबी भाषा का ज्ञाता कौन था दोस्तों? हॉकिंस। और इसी से खुश होकर 400 की मनसबदारी कौन देता है दोस्तों? इन्हें कौन? जहांगीर। मनसब देता है कौन दोस्तों? जहांगीर। खुश होकर 400 की मनसब कौन देता है दोस्तों? जहांगीर देता है। किन को देता है? हॉकिंस को। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं पहले अंग्रेज़ आते हैं दोस्तों व्यापार करने। और दोस्तों जो ये जेम्स प्रथम के क्या, बस हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, जेम्स। और जेम्स प्रथम के क्या दोस्तों? जेम्स प्रथम होता था, इसका दूत बनकर भारत आते हैं दोस्तों। इनके क्या बनते हैं आगे दोस्तों? दूत बनकर भारत आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? हॉकिंस। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत आते हैं और अकबर के नाम का लेटर पैड बनाकर अजमेर पहुंचते हैं। अजमेर किन के पास पहुंचते हैं दोस्तों? जहांगीर के पास। और जहांगीर ने इन्हें व्यापार करने के लिए या व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए क्या कर देते दोस्तों? मना कर देते हैं। और इन जो ये हॉकिंस थे दोस्तों, ये तुर्की व अरबी भाषा के क्या थे दोस्तों? ज्ञाता थे या जानकार थे। इनसे खुश होकर दोस्तों 400 की मनसबदारी किससे दी? हॉकिंस को दी। किसने दी दोस्तों? जहांगीर ने। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा हॉकिंस नाम एक व्यक्ति थे, जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत आते हैं और भारत आकर अकबर का लेटर पैड बनाते थे। अकबर के नाम का लेटर पैड बनाकर दोस्तों ये अजमेर पहुँचते हैं। अजमेर किन के पास पहुँचते हैं? जहांगीर के पास। और जहांगीर मना कर देते दोस्तों इनको व्यापार करने से या व्यापारिक कोठी स्थापना करने से। और हॉकिंस कौन सी तुर्की और अरबी भाषा के क्या थे दोस्तों? ये जानकार थे। और इनसे खुश होकर क्या दोस्तों 400 की मनसबदारी कौन प्रदान करता है दोस्तों? ने जहांगीर। किन्हें प्रदान करता है? हॉकिंस को। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 की क्या दी दोस्तों? मनसबदारी दी। तो कौन थे दोस्तों? हॉकिंस। सवाल आएगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा निम्नलिखित में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के उद्देश्य या भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने के लिए भेजा? तो कौन थे दोस्तों? हॉकिंस। इसके बाद में दोस्तों सर टॉमस रो आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आते हैं दोस्तों। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। और दोस्तों ये सर टॉमस रो आते हैं कहाँ? अजमेर जाते हैं। और ये भी दोस्तों जेम्स और ये जेम्स प्रथम के क्या बन के आते हैं दोस्तों? दूत बनकर कहाँ आते हैं दोस्तों? भारत आते हैं। बनकर कहाँ आते हैं दोस्तों? भारत बनकर। कौन? सर टॉमस रो। और अजमेर में दोस्तों इनकी मुलाकात होती है जहांगीर से। किन से होती है दोस्तों? जहांगीर से। और जहांगीर से मुलाकात कर रही है दोस्तों सर्वप्रथम सूरत में क्या करते हैं? व्यापारिक कोठी की क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना करते हैं। और दोस्तों जहांगीर इनको क्या देते हैं? व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उस टाइम जहांगीर किस में थे दोस्तों? नशे में थे। इनको पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और ये नशे में होते हुए जहांगीर ने सर टॉमस रो को क्या कर देते दोस्तों? कंपनी की स्थापना करने की क्या देते दोस्तों? अनुमति देते हैं कि आप भारत में क्या कर सकते हैं दोस्तों? व्यापार। और सूरत में पहले क्या की दोस्तों? इन्होंने व्यापारिक कोठी की स्थापना की। किसने की दोस्तों? सर टॉमस रो ने। देखिए दोस्तों, हम हॉकिंस के बाद में अगर दूसरे अंग्रेज की बात करें तो वह है सर टॉमस रो। और ये सर टॉमस रो दोस्तों 1615 में कहाँ आया था दोस्तों? भारत आया था। सर टॉमस रो 1615 में भारत आता है। जहांगीर के पास अजमेर इनके दरबार में उपस्थित होता है। और उपस्थित होता है दोस्तों जेम्स प्रथम का दूत बनकर आता है। और ये पहुंचता है कहाँ? अजमेर। और अजमेर जाकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। कौन दोस्तों? सर टॉमस रो। और उस टाइम जो जहांगीर थे वो नशे में होते हैं। और नशे में होने के कारण दोस्तों सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति देते हैं। किनको दोस्तों? सर टॉमस रो को। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति दी गई? तो कौन थे दोस्तों? सर टॉमस रो। देखिए दोस्तों, आप आराम से इनको लिखते चलें एक एक करके। सर टॉमस रो आते हैं जेम्स प्रथम के दूत बनकर। और ये दोस्तों अजमेर दरबार में उपस्थित होते हैं जहांगीर के समक्ष। 1615 में आते हैं। और ये जो जहांगीर थे ये नशे में होते हैं। और नशे में होने के कारण दोस्तों इनको अनुमति देते हैं। किनको? सर टॉमस रो को, कि आप भारत में आराम से व्यापार कर सकते हो। और ये व्यापार की अनुमति मिलने के बाद सूरत में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं।
कौन करते हैं दोस्तों? सर टॉमस रो। देखिए दोस्तों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आप अपने सुझाव ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और बताना अगर किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार हम आपको दे रहे हैं, और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं हम कि आप भी अपना प्रेम हम पे बनाए रखें। और इससे आगे हम दोस्तों कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।